नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट 3 के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ एब्जॉर्बेंस की स्टडी की थी, जिसमें हमने बियर लॉ, लैम्बर्ट लॉ और उनका कंबाइंड फॉर्म बियर लैम्बर्ट लॉ और उनकी लिमिटेशंस की स्टडी की थी। आज हम लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, अर्थात प्रकाश रसायन के नियमों का अध्ययन करेंगे। प्रकाश रसायन के दो नियम हैं, फोटोकेमिस्ट्री के 2 लॉज हैं। पहला है प्रकाश रसायन का प्रथम नियम, जिसे हम ग्रोथस एंड ड्रॉपर लॉ कहते हैं। इसे 1818 में ग्रोथस और ड्रॉपर ने दिया था। और दूसरा प्रकाश का द्वितीय नियम, या हम इसको स्टार्क आइंस्टीन लॉ और एक और नाम से जानते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब हम इन नियमों को एक एक करके देखें। सबसे पहले लें हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, अर्थात ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। इस नियम के अनुसार जब किसी पदार्थ पर प्रकाश विकिरण आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो आपतित विकिरण का कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ भाग ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो जो भाग आपतित विकिरण का जो भाग अवशोषित हुआ, वो भाग ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट कभी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, अर्थात ओनली एब्जॉर्ब लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा ग्रोथस ड्रॉपर लॉ है। परंतु कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि जो अवशोषित लाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यानी पूरी जो अवशोषित लाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि कभी ये कंडीशंस यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त परिस्थिति नहीं होती है, जिसके कारण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और अवशोषित लाइट या तो कुछ भाग में या पूर्ण रूप से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, या उसी आवर्ती की या दूसरी आवर्ती की विकिरण के रूप में भी उत्सर्जित हो जाती है। अब अवशोषित प्रकाश विकिरणों से कोई रासायनिक परिवर्तन होगा या नहीं, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि कितनी परिमाण में प्रकाश विकिरणों का अवशोषण हुआ है। माना पदार्थ में प्रवेश करने वाले आपतित विकिरण की तीव्रता I0 है और जो अवशोषित विकिरण की तीव्रता है वो I है और ट्रांसमिटेड की IT है। तो अवशोषित विकिरण की तीव्रता किसके बराबर होगी? जो आपतित विकिरण की तीव्रता है वो किसके बराबर होगी? अवशोषित विकिरण की तीव्रता और ट्रांसमिटेड विकिरण की तीव्रता के योग के बराबर। यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट बहुत कम होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपतित विकिरण है उसकी तीव्रता किसके बराबर हो गई? अवशोषित विकिरण की तीव्रता IA और ट्रांसमिटेड विकिरण की तीव्रता IT के योग के बराबर। या हम ये कह सकते हैं कि IA इक्वल टू I0 माइनस IT। अब हम बियर लॉ से देखें, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। बियर लॉ क्या कहता है? बियर लॉ कहता है IT इक्वल टू I0 इंटू E माइनस KC, अर्थात बियर लॉ अवशोषित विकिरण की तीव्रता
और सांद्रता में संबंध बताता है। और लैम्बर्ट लॉ अवशोषित विकिरण की तीव्रता और माध्यम की मोटाई में। तो हम अगर लैम्बर्ट लॉ से लें तो लैम्बर्ट लॉ क्या होगा, IT इक्वल टू I0 इंटू E माइनस KT। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से अर्थात बियर और लैम्बर्ट लॉ को हम मिलाएं, यानी इक्वेशन 2 और 3 को मिलाएं तो हमें इक्वेशन मिलेगी IT इक्वल टू I0 इंटू E माइनस KTC। इस इक्वेशन से IT का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, IA इक्वल टू I0 माइनस I0 इंटू E माइनस KTC। यहाँ I0 हम कॉमन ले लें तो क्या इक्वेशन रहेगी, IA इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस E माइनस KTC। तो ये जो इक्वेशन है वो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता या अवशोषित विकिरणों के परिणाम को ज्ञात करने में प्रयोग में लेते हैं। अब इस नियम की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। सबसे पहला, यह नियम केवल गुणात्मक है, यानी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। अर्थात इस नियम से यह जानकारी नहीं मिल सकती कि तंत्र द्वारा कितने विकिरणों का अवशोषण हुआ, और यह भी नहीं ज्ञात कर सकते कि अवशोषित विकिरणों से कितने अणुओं का एक्साइटेशन हुआ, उत्तेजन हुआ। दूसरी लिमिटेशंस क्या है, दूसरी लिमिटेशन है सामान्यतः यह नियम केवल प्राथमिक रासायनिक प्रक्रमों पर लागू होता है। सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस पर यह या तो आंशिक रूप से लागू होगा या लागू ही नहीं होता है। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं। इसके बाद हम सेकंड लॉ देखें, इसे हम स्टारकाइंस्टीन लॉ या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहते हैं, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं, क्वांटम एक्टिवेशन लॉ। इसे स्टार्क और आइंस्टीन ने दिया था। यह नियम क्या कहता है कि एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरणों का प्रत्येक क्वांटा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में एक अणु को सक्रिय करता है। अर्थात 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटा, यानी एक अणु एक क्वांटा को अवशोषित करेगा और वह अभिक्रिया में भाग लेगा। अगर ऊर्जा के एक क्वांटा एक फोटोन का अर्थ हम लें h न्यू ऊर्जा, यानी एक क्वांटा एक फोटोन की ऊर्जा किसके इक्वल होगा, h न्यू के। यहाँ h प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू विकिरणों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या हो गई, h न्यू। तो इतनी ऊर्जा एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम ये कहें AB ने एक फोटोन का अवशोषण किया और AB स्टार में परिवर्तित। AB स्टार मीन्स उत्तेजित अणु। अतः यह तय है कि ऊर्जा के कितने क्वांटा या फोटोन अवशोषित होंगे उतने ही क्रियाकारक के अणु सक्रिय होंगे। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है और वह उत्तेजित हो जाता है, यानी प्राथमिक प्रक्रिया में वह एक अणु उत्तेजित हो गया, और सेकेंडरी अगर वो रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन है तो वह अणु आगे की श्रृंखला अभिक्रिया में दूसरे अणुओं को उत्तेजित करते हुए रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है। अगर क्रियाकारक के अणुओं के 1 मोल के सक्रियण ऊर्जा के लिए आवश्यक ऊर्जा हम निकालें तो क्या होगी, जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आवश्यक ऊर्जा E इक्वल टू NH न्यू। यहाँ N अवोगाद्रो संख्या है, H
प्लांक नियतांक है, न्यू विकिरण की आवृत्ति है और ई ऊर्जा है। न्यू को हम c/λ से भी जानते हैं। तो यहाँ हम न्यू की वैल्यू रख दें तो इक्वल टू हमारा क्या होगा, इक्वल टू NHc/λ हो जाएगा। तो यहाँ NH और C की अगर हम वैल्यू रखें, N अवोगाद्रो संख्या है जिसका मान होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। H प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और C प्रकाश का वेग है जिसका मान है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ हम इक्वल टू NHc/λ में रखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, इक्वल टू 11.97/λ जूल पर मोल। अगर हम इसको किलो जूल में परिवर्तित करें तो क्या होगा, इक्वल टू 1.197 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। तो यहाँ N, H और C तीनों ही नियतांक हैं, यानी इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विकिरण की वेवलेंथ है अगर वो बढ़ती है तो ऊर्जा का मान घटता है। या हम ये कह सकते हैं कि अवशोषित ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ का मान घटेगा। तो यहाँ हम देखें कि जो पराबैंगनी विकिरण है जिनकी वेवलेंथ 400 nm है उनके लिए ऊर्जा का मान 2.99 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल पर मोल है। और जो रेड विकिरण है जिसकी वेवलेंथ 750 nm है उसके लिए ऊर्जा का मान कम है, अर्थात 1.59 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी 400 से 750 nm हो गई, तो यहाँ ऊर्जा घट रही है, यानी ये 2.99 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल पर मोल से घटकर 1.59 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल हो गई। तो जो उच्च ऊर्जा वाले तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के लिए वेवलेंथ का मान कम होगा और कम ऊर्जा वाले विकिरणों के लिए वेवलेंथ का मान अधिक होगा। अब इस नियम की लिमिटेशंस क्या हैं, इस नियम की जो वैधता है उनके निम्न कारण हैं, यानी निम्न कारण से नियम वैलिड है। पहला, एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणुओं की उत्तेजित अवस्था की आयु इतनी कम होती है कि वे दूसरे फोटोन को अवशोषित नहीं कर पाता है। यानी जो एक फोटोन का अवशोषण करके अणु उत्तेजित हुआ, उस उत्तेजित अणु की आयु इतनी कम होती है कि वो उस आयु काल में दूसरे फोटोन का अवशोषण कर ही नहीं पाता है। इस कारण से एक अणु केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाएगा और ये नियम कहता है कि एक फोटोन एक मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटा। दूसरा कारण है, इन प्रक्रम में जो यू लाइट की इंटेंसिटी है वो इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की संभावना ही नहीं रहती है, यानी दूसरा फोटोन तो अवशोषित कर ही नहीं पाएगा। इतनी लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम होती है, इतनी तीव्रता कम होती है। इसी कारण से इस नियम को वैध माना गया है कि एक फोटोन या एक क्वांटा 1 मॉलिक्यूल। परंतु उच्च ऊर्जा वाली लेज़र विकिरणों का अगर उपयोग किया जाए तो वो एक से अधिक फोटोन का अवशोषण कर सकते हैं, यानी बहुफोटोनिक प्रक्रमों की संभावना बन जाती है। तो ये हमारे प्रकाश रसायन के नियम थे। अगले लेक्चर में हम ज़ेबलॉन्स की डायग्राम का
अध्ययन करेंगे। थैंक्स।